हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में। बात करेंगे अपने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया का, उस पर चर्चा करेंगे कि जानेंगे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो अपने इस अधिनियम में लिखे हैं, मानवाधिकार अधिनियम में लिखे हैं, या और कौन कौन सी बातें हैं, किस प्रकार के प्रश्न इससे बनेंगे, उन सब की चर्चा करेंगे। PYQ कौन से आए हुए हैं उनका भी डिस्कशन साथ में करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा क्या मतलब है NHRC में। सबसे पहले आयोग तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो चर्चा का विषय है वो ये है कि मानवाधिकार होते क्या हैं, ये ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, इन पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि भाई हमें तो ये बता दो कि मानवाधिकार होते क्या हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि मानवाधिकार क्या होते हैं, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। कि ह्यूमन राइट, एक मनुष्य होने के नाते एक व्यक्ति को जो अधिकार मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो मानवाधिकार है। वहाँ किसी राष्ट्रीयता का, कोई लिंग का, जाति, भाषा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मतलब क्या हुआ कि एक जिस व्यक्ति ने इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म ले लिया, उसे अपना जीवन सम्मान पूर्वक जीने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। तो मानवाधिकार क्या है कि एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते ऑटोमेटिक ही जो अधिकार मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मानवाधिकार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के, ये तो चलो भाषा होगी, परिभाषा हो गई एक प्रकार से। अगर अपने बात करें कि उदाहरण दीजिए, उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि एक मनुष्य है तो मनुष्य को जीवन रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, उसे भोजन का अधिकार चाहिए। भैया भोजन मिलेगा उसे। जैसे और क्या है, और इसमें शिक्षा का अधिकार आ जाता है, इसमें स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार है, इसमें समानता का अधिकार है, समानता, क्योंकि समानता के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। जैसे आज वर्तमान में जो आरक्षण का कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, समानता वाले पर ही बेस्ड है। कि पहले जिनका शोषण हुआ उनके लिए हम कुछ अच्छा करेंगे तो वो हमारे बराबर आ जाएंगे, बाकी सभी समुदाय के बराबर आ जाएंगे, तो इसलिए कहा गया कि समानता का अधिकार है। फिर और क्या हो सकता है, जैसे एक स्वतंत्रता है, कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता ही नहीं है तो वो अपना जीवन किस प्रकार से जिएगा। स्वतंत्रता भी जीवन का मूलभूत अंग है, तो स्वतंत्रता मायने रखती है। तो भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, अपने स्वतंत्रता, काम का अधिकार आ गया। तो इस प्रकार से और जितने भी एक अधिकार हैं मनुष्य को जीवन को सम्मान पूर्वक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, साधारण बनाने के लिए जो भी चाहिए, वो सब क्या कहलाते हैं, मानवाधिकार। मानवाधिकारों की अगर बात करें तो मानवाधिकारों में सबसे पहले चर्चा शुरू करने वाला कौन था, मानवाधिकारों के सर्वप्रथम चर्चा किसने शुरू करी थी, इस मानवाधिकारों पर सर्वप्रथम चर्चा हुई थी अपने UN द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके लिए सर्वप्रथम चर्चा की गई थी, राष्ट्र द्वारा। मतलब UN ने इस दिशा में सबसे पहले काम करना, यूनाइटेड नेशंस ने इस दिशा में काम करना शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया था भैया कि 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों से संबंधित संस्था का गठन किया गया था, और जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। क्या नाम था, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। ये अपने मानवाधिकार परिषद, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, इसको लेकर सर्वप्रथम चर्चा हुई थी, परिषद का गठन किया गया था। UN ने चार्टर जारी किया था इस दिन। क्या जारी किया था, UN ने मानवाधिकारों पर एक घोषणा पत्र, एक अधिकार पत्र जारी किया था। वो 1948 में जारी किया गया था। और 10 दिसंबर को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस ये रूप में मनाया जाता है। ये 10 दिसंबर वाला है। ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि इंडिया में मानवाधिकार कैसे आएगा। अपना टॉपिक क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार है ना, कि इंडिया के बारे में बात करनी है। लेकिन इंडिया में जो तथ्य आए हैं उनका आधार क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड क्या है, संयुक्त राष्ट्र वाला है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इसके अलावा एक और पॉइंट है जहां अपने बात करें तो वो क्या है, पेरिस सम्मेलन। अगला पॉइंट क्या है, देखो जरा। इसके बाद चर्चा 1948 के बाद चर्चा हुई थी कब, 1991 में। 1991 में मानवाधिकारों पर एक सम्मेलन हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, पेरिस सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, पेरिस सम्मेलन है। पेरिस सम्मेलन जो है ये किस पर था, मानवाधिकारों से संबंधित है। मानवाधिकारों पर चर्चा हुई थी इसमें, मानवाधिकारों हेतु, ह्यूमन राइट्स हेतु एक सम्मेलन किया गया था 1991 में पेरिस में।
अब इस पेरिस सम्मेलन को यूएन ने समर्थन कब दिया था, यूएन ने स्वीकार कब किया था इसे, 1993 में। अब जब यूएन ने स्वीकार किया तो यूएन का ही सदस्य कौन है, भारत है। अब ये बात भारत में भी उठी कि जब भारत यूएन समर्थन कर रहा है, मतलब भारत ने भी तो समर्थन दिया है, तो क्यों ना भारत में भी एक मानवाधिकार संरक्षण के लिए अधिनियम लाया जाए। इस पर चर्चा शुरू होती है। तो वर्ष 1993 में भारत में भी अधिकार संरक्षण हेतु, मानवाधिकार संरक्षण हेतु एक अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। और वहीं से विकास यात्रा शुरू होती है आज के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो किस प्रकार से फॉर्म हुआ है, गठन उसका किस प्रकार से हुआ है, किन परिस्थितियों में गठन हुआ है, उसकी अपनों ने चर्चा करी। भारत में क्या है, फिर भारत में इसके लिए अधिनियम लाया गया और अधिनियम का नाम क्या था, अधिनियम का नाम क्या था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कब लाया गया था, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया था। यह लागू कब से हुआ था, यह लागू कब से हुआ था, लागू अपने हुआ था, बैक डेट से लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ था। बैक डेट है रेट्रोएक्टिवली, इट वाज इम्प्लीमेंटेड रेट्रोएक्टिवली, मतलब बैक डेट से लागू हुआ कानून है जो 1993 में। हालांकि किताबें पढ़ोगे आपको लिखा मिलेगा कि ये अधिनियम जो है ये 12 अक्टूबर, कब से, 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी के गठन के साथ लागू होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये 1993 में 28 सितंबर को एक अध्यादेश जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था, उससे ही लागू माना गया है इस अधिनियम को। एक बात। दूसरा, इसमें बाद में कोई बदलाव हुए हैं क्या, बिल्कुल संशोधन हुए हैं, बिल्कुल संशोधन हुए हैं। संशोधन कितनी बार हुए हैं, 2 बार। संशोधन कितनी बार हुए हैं, 2 बार इसमें संशोधन हुए हैं। एक बार तो इसमें संशोधन हुआ है कब, 2006 में, और एक बार संशोधन हुआ है 2019 में। कब हुआ है, 2019 में। 2006 और 2019 में इसमें संशोधन किए गए हैं, 2 बार संशोधन हुए हैं। 19 वाले संशोधन को शामिल करते हुए ही अपने इस पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे, पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे। क्लियर है, बात करते हैं। अच्छा, एक चर्चा और कर लेते हैं, फिर अपन अपने एनएचआरसी पर शुरू करते हैं कहानी। देखो जरा कि क्या मामला है इसका, कि संविधान भी तो बात करता है ना, संविधान भी तो अपने को मानवाधिकारों की चर्चा करता है। संविधान कहां मानवाधिकार प्रदान करता है, किन किन टॉपिक में मानवाधिकारों की चर्चा की गई है, देखो जरा। एक सबसे पहले एक तो अपने हैं प्रस्तावना में, कहां चर्चा की गई है, प्रस्तावना में मानवाधिकारों की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। सामाजिक न्याय की बात की गई है। अरे भैया, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय स्वतंत्रता समानता, मैंने लिखा ना अभी कि स्वतंत्रता समानता भी तो हमारे मूल अधिकार, अपने मानवाधिकार हैं, और ये मानवाधिकार कहाँ है, प्रस्तावना में मेंशन किए गए हैं। फिर इसके अलावा हमें स्वतंत्रता और समानता कहाँ देखने को मिलती है, मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में भी तो हमें देखने को मिलती है, मूल अधिकारों में, एफआर में हमें देखने को मिलती है, एफआर में। फिर इसके अलावा हमें और कहां देखने को मिलते हैं, डीपीएसपी में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, मानवाधिकारों का उल्लेख मिलता है। मानवाधिकार मतलब बोले तो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 38 जो है वो चर्चा करता है किसकी, सामाजिक न्याय की चर्चा करता है, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो मानवाधिकारों का उल्लेख संविधान में कहाँ है, इन टॉपिक्स में मानवाधिकारों का संविधान में मुख्यतः उल्लेख किया गया है। और अगर अधिनियम पूछे तो अधिनियम 1993 का है, जिसमें 2 बार अब तक अपडेट किया जा चुका है, 2006 और 2019। अब शुरू करते हैं अपने मानवाधिकार आयोग के बारे में, एनएचआरसी की चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनएचआरसी का गठन कब हुआ है। एनएचआरसी, तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, नाम है क्या, एनएचआरसी है, तो आप समझ जाइएगा ना कि एनएचआरसी है। सबसे पहला सवाल हम क्या पढ़ेंगे कि एनएचआरसी का गठन, एनएचआरसी का गठन कब होता है, एनएचआरसी का गठन कब किया गया है, यह गठन किया गया है 12 अक्टूबर 1993 को। इसके लिए अधिनियम कौन सा है, अभी अभी लिखा अपन ने, अधिनियम 1993 के तहत किया गया है, तहत किया गया है। ठीक है साहब, अधिनियम के तहत हुआ है। जब किसी अधिनियम के तहत हुआ है तो फिर ये कैसा आयोग है, अगर बात करें अधिनियम के तहत हुआ है तो फिर ये कैसा आयोग बन गया,
ये गैर संवैधानिक आयोग है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक आयोग है। ये कैसा आयोग है? ये वैधानिक आयोग है, अपने स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। ये ध्यान रखेंगे इसका कि कैसा आयोग है, याद रखेंगे, क्योंकि देखो गैर संवैधानिक मतलब संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में तो नहीं है ये बात तो ठीक है। क्या कोई कानून है क्या? बिल्कुल, कोई विधान बना हुआ है। वैधानिक में एक विधान में एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? वैधानिक। और विधान का अर्थ क्या होता है? विधान का अर्थ क्या होता है? विधान का अर्थ कानून ही तो होता है। विधान किसका पर्यायवाची है? कानून का। तो क्या ये कानून बना है? बिल्कुल बना है। सब 1993 का अधिनियम है, पूरे कानून है, डिस्क्राइब किया गया है कैसे अपॉइंटमेंट होगी, कितना कार्यकाल होगा, सब कुछ हमने डिसाइड कर रखा है। तो ये कैसा आयोग है? वैधानिक। वैधानिक का ही पर्यायवाची क्या होता है? सांविधिक होता है। और कमीशन है, ये देखो इसे क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद करेंगे। ठीक है साहब, और क्या पढ़ने वाला? अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है अपने नई दिल्ली। कहाँ मुख्यालय है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। फिर और क्या खास बात है? इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। वर्तमान मंत्री कौन है? वर्तमान में मंत्री कौन है? अमित शाह जी। कौन है इसके वर्तमान में मंत्री? है अमित शाह। तो याद करेंगे अमित शाह। तो ये आप याद रखेंगे। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मंत्री कौन है? अमित शाह इसके वर्तमान मंत्री हैं। अगला सवाल क्या बनेगा? देखो पॉइंट्स बना दिए अपन ने छोटे छोटे। सबसे पहले क्या पढ़ लिया? गठन पढ़ लिया है भैया। गठन के बारे में चर्चा हो गई है। गठन कब हुआ है? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। कहाँ हुआ है? अपने नई दिल्ली में हुआ है। अधिनियम कब का है? 1993 का अधिनियम है। इसके बारे में चर्चा हो गई है। अब अगला सवाल अपन देखेंगे। क्या अगले सवाल में अपन चलेंगे? अगले सवाल में अपन चलेंगे इसमें। हाँ जी, अगला सवाल अपना क्या रहेगा कि अब अपने संरचना कि एनएचआरसी की संरचना क्या है? एनएचआरसी की संरचना कि क्या स्ट्रक्चर है एनएचआरसी का? एनएचआरसी की संरचना के बारे में उल्लेख है कि कितने लोग, कितने सदस्य इसके अंदर मेंबर हैं। देखो जरा कि इसमें मेंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 + 5 + 7। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? एक जो है वो तो अध्यक्ष है, एक जो है वो तो क्या है? अध्यक्ष है। 5 क्या है? अपने पूर्णकालिक, फुल टाइम मेंबर है। पूर्णकालिक, पूर्णकालिक सदस्य हैं, फुल टाइम मेंबर हैं। जबकि 7 जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, पदेन सदस्य हैं। क्या है? पदेन सदस्य हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। संरचना कैसी है? संरचना के लिए एक शब्द और आ सकता है। क्या शब्द हो सकता है? देखो जरा, कैसा आयोग है? बहुसदस्यीय। कैसा आयोग है? मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं, उसे अपन मल्टी मेंबर बॉडी कहते हैं, बहुसदस्यीय आयोग कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। अध्यक्ष, सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे कि अध्यक्ष कौन है इसके, कौन बन सकते हैं अध्यक्ष? ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश, मुख्य अथवा अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश। और ये सेवानिवृत्त होंगे। क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। सेवानिवृत्त, रिटायर्ड वाले जो होंगे वो इसमें अपने पार्टिसिपेट करेंगे, वो अध्यक्ष बन सकते हैं। ध्यान देना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य या फिर अन्य,
लेकिन 2019 में बदलाव किया गया कि मुख्य नहीं तो अन्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 2019 से पहले ये कंसेप्ट था कि एनएचआरसी का जो भी हेड होगा वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो वो एनएचआरसी के अध्यक्ष जो है वो नहीं बन सकते थे। लेकिन वर्तमान में ये प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है। और ये कब से लागू किया गया है, अन्य न्यायाधीश वाला कंसेप्ट कब से लागू किया गया है, ये वाला 2019 से, 2019 से लागू। 2019 में संशोधन में ये बात कही गई थी, उससे पहले मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ा अपन ने, पूर्णकालिक सदस्य। अगली हेडिंग अपन क्या लगाएंगे, फुल टाइम मेंबर, पूर्णकालिक सदस्य। अगर पूर्णकालिक सदस्यों की चर्चा करें तो पूर्णकालिक सदस्यों में एक व्यक्ति जो होगा, एक जो होगा वो अपने होगा, कौन होगा भी वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान अथवा रिटायर्ड जज, वर्तमान अथवा रिटायर्ड सेवानिवृत्त जज जो होंगे वो अपने इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो एक सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जबकि एक व्यक्ति कौन होगा, एक व्यक्ति कौन होगा, ये अपने हाई कोर्ट, ये अपने हाई कोर्ट का वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। यहां हाई कोर्ट का तो चीफ जस्टिस है, याद कैसे करोगे, हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अदर जज होंगे, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो प्रेजेंट हो, ले दोनों चीज हो गई। फिर 3 मेंबर कौन से होंगे, 3 मेंबर मानवाधिकारों के विशेषज्ञ, कौन होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, मानवाधिकार विशेषज्ञ। और इन मानवाधिकार विशेषज्ञों में अगर बात करें तो इनमें एक महिला का होना क्या है, अनिवार्य है, एक महिला होना अनिवार्य है, कि इसमें जरूरी है कि इन 3 विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ कौन हो, महिला हो। तो टोटल 5 मेंबर हो गए, 1 2 और 3 5, टोटल 5 मेंबर पूर्णकालिक। अब 7 क्या है, 7 पदेन है। पदेन का मतलब क्या होता है कि कोई आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो ऑटोमेटिक ही क्या करेगा, एनएचआरसी में मेंबर बन जाएगा, ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। वो कौन से हैं ऑटोमेटिक वाले, देखते हैं जरा कि पदेन सदस्य। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर। कौन कौन है, टोटल कितने हैं, 7 हैं। तो इसमें देखिए जरा, नंबर 1 एससी आयोग के अध्यक्ष, और ये आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, अनुच्छेद नंबर 338 में। दूसरा एसटी आयोग के अध्यक्ष, ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 338 ए में। फिर तीसरा ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, और वो कौन से में है, वो अपने अनुच्छेद नंबर 338 बी में है। और ये आयोग कब बनाया गया था, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, 338 बी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, 102वां संशोधन, 102वां संशोधन। और कब हुआ था, 2018, 2018। 3 हो गए टोटल, एसटी एससी एसटी ओबीसी, टोटल 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक आयोग जो है वो अपना है महिला आयोग, क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग। महिला आयोग कब बना था, इस साथ एक्स्ट्रा डेटा दे रहा हूं ताकि आपको यहां याद रह जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है। गठन कब हुआ था, 31 जनवरी 1992 को, और इसके लिए एक्ट कब आया था, 1990 में। हो गए वाले 4 हो गए। पांचवा सदस्य कौन होगा, ये अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है उनके मेंबर हैं। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन 1992 में, 1993 में गठन हुआ था। एक्ट कब का है, 1992 का है, उसके अंदर इसका गठन हुआ था 1992। फिर अगला क्या है, एक है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या नाम है,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष भी इंक्लूड होंगे। और ये कब बना था? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 2007 में। और इसके लिए अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आया था वो आया था 2005 में। ये याद रखेंगे। टोटल कितने हो गए? 6। 7 नंबर कौन है? ABCDEFG की बात करेंगे। जी पे कौन आएगा भैया? 7 नंबर पे कौन आएगा? यहां ध्यान देना कि राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, ये जो है ये आयोग है। इस आयोग के मुख्य आयुक्त हैं। मतलब क्या कि राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों हेतु वर्ष 2016 में अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम के तहत एक आयोग बना जिसके प्रमुख कौन है? ये मुख्य आयुक्त है दिव्यांगजन वाले। तो ये इन्हें भी शामिल किया जाता है। टोटल 7 हैं। याद करो, बेसिक तरीके से याद करो। कैसे? SC ST OBC, महिला, अल्पसंख्यक, बच्चे और साथ में दिव्यांगजन। टोटल 7 है। आपको याद रखना है, पेपर में रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है, तो पहचाना जा सकता है इजीली। टोटल 7 नाम है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? देखो जरा, अध्यक्ष पढ़ लिया, पूर्णकालिक में 5 पढ़ लिए, पदेन में 7 पढ़ लिए, कुल मिलाकर तो 13 होते हैं। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कितनों की होती है? 6 की होती है, 1 + 5 की। आगे बढ़ते हैं। पदेन सदस्य का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्या कि पदेन सदस्य बोले तो जो किसी आयोग का प्रमुख बनेगा ऑटोमेटिक ही NHRC में क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा। हेड नहीं बनेगा, मतलब सदस्य बन जाएगा। तो याद करेंगे। हो गया क्लियर है? आगे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या रहेगी अपनी? अगली हेडिंग की चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग अपन क्या लगाएंगे? NHRC में नियुक्तियां। NHRC में नियुक्ति कौन करता है? चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सदस्य हो, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? बताओ, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेंगे क्या? नहीं भैया, एक सिफारिश समिति बनती है, एक नियुक्ति समिति बनती है, वो सिफारिश करती है। नियुक्ति समिति की सिफारिश पर अब नियुक्ति समिति जो होती है इसमें कुल सदस्य कितने होंगे? कुल सदस्य कितने होंगे? 6 सदस्य होंगे। कौन कौन से होंगे? नंबर एक तो कौन होगा? PM होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, जो इस नियुक्ति समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे साहब। ठीक है, PM हो गए साहब। और कौन होगा? और इसमें एक गृह मंत्री होते हैं। एक कौन होते हैं? एक इसमें गृह मंत्री होते हैं। फिर एक अपने स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, अपन क्या लिखेंगे? लोकसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर इसमें इंक्लूड होते हैं। एक इसमें राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? राज्यसभा उपसभापति होते हैं। एक इसके अंदर शामिल होते हैं कौन? राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और एक अपना होता है इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता। टोटल 6 लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। ये 6 लोग जो मिलकर मीटिंग करते हैं, फिर जाके नाम डिसाइड करते हैं, और जिसको कहेंगे राष्ट्रपति उसे क्या बना देंगे? उसे अपने राष्ट्रपति। भारत में जो सदस्य बनाना है तो सदस्य बना देंगे, अध्यक्ष बनाना है तो अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन नियुक्ति समिति ही सिफारिश करेगी और तभी जाकर ही अपॉइंटमेंट होगी। क्लियर है? नियुक्ति करवा दी है साहब। ठीक है, अब देखो, किसी व्यक्ति को आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया। अगला ही सवाल क्या है? क्या सवाल है कि भैया कितने समय के लिए बनाओगे? अध्यक्ष तो बना दिया है, हमें ये तो बता दो कितने समय के लिए बनाया गया है। तो अगला सवाल क्या आएगा? कार्यकाल। कि नियुक्ति के बाद हमें कार्यकाल बता दो। कार्यकाल देखो, अभी तक अपनों ने जो पढ़ा ना वो हेडिंग है, बिल्कुल एक लेयर में पढ़ रहे हैं अपन चीजों को, कि ताकि आपके पास एक फॉर्मेट रहे, बिना आपको नोटबुक खोले भी रिवीजन करना हो तो इजीली कर पाओ। क्या? जैसे कि पहले विश्व में चर्चा कैसे होती है। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने पहले विश्व के संदर्भ में पढ़ा, फिर हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा,
भारत में हमने एनएचआरसी के बारे में पढ़ा कि इसका गठन कब हुआ। गठन के बाद हमने देखा कि इसमें मेंबर कितने होंगे, संरचना कैसी होगी। है संरचना के बाद अपनों ने पढ़ लिया कि भैया इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन करेगा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, अब हम पढ़ेंगे इसमें कार्यकाल कि बताइए कार्यकाल कितना है। कार्यकाल के बाद क्या पढ़ेंगे कि पद खाली कैसे हो सकता है, पद खाली कैसे हो सकता है ये पढ़ेंगे अपन। और फिर अपने क्या पढ़ेंगे इसमें, रिपोर्ट पढ़ेंगे कि रिपोर्ट किसे सबमिट की जाएगी, आयोग की प्रकृति, आयोग के काम, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं कार्यकाल की तरफ चलते हैं। कार्यकाल देखिए, एनएचआरसी अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल क्या है, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। कार्यकाल है। अब देखते हैं कार्यकाल, टेन्योर देखते हैं, टर्म देखते हैं कितना होता है टेन्योर। टेन्योर देखिए जरा, कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो। 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो, ये क्या है, ये अपना कार्यकाल है। लेकिन ध्यान देना ये 2019 से है, क्योंकि 2019 से पहले यहां 70 वर्ष एज तो ठीक है, लेकिन पहले क्या था, 5 वर्ष था। तो ये 2019 से है। कब से लागू हुआ है, 2019 से। तो फिर इससे पहले क्या था, तो इससे पहले यहां 5 वर्ष था। इससे पहले क्या था, इससे पहले 5 70 वर्ष का प्रावधान था कि 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा, कि अगर कोई व्यक्ति अभी के हिसाब से बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 68 साल की उम्र में, 68 ईयर की एज में अगर अध्यक्ष या सदस्य बने तो वो 2 साल ही रहेंगे, क्योंकि पहले क्या पूरी हो जाएगी, 70 वर्ष की एज। अगर कोई व्यक्ति 65 साल में अगर एनएचआरसी में आते हैं और 3 साल तक रहते हैं तो उनको 68 साल की एज में अपने इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये यहाँ कंसेप्ट बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या खास बात है इसके बारे में, अच्छा यहाँ 2-3 बातें और हैं। क्या बात है, देखो जरा, कि एक तो पुनर्नियुक्ति संभव है, कि जो भी अध्यक्ष या सदस्य रहे हैं इनकी पुनर्नियुक्ति क्या है, संभव है। दोबारा ये पुनर्नियुक्ति हो सकती है, मतलब रीअपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। और फिर अगर बात करें, लेकिन अगर रिटायर हो गए सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र व राज्य के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। राज्य के अधीन पद ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। एक तो ये भी ध्यान देना भाई, ठीक है। तो ये केंद्र व राज्य के अधीन पद ग्रहण नहीं करेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति संभव है। कार्यकाल हमने 2019 का पढ़ लिया है। अब ठीक है सब कार्यकाल, मान लीजिए मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, 3 साल के लिए मैं एनएचआरसी में मेंबर बन गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करे। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपॉइंटमेंट होने के बाद काम ढंग से नहीं किया तो उसे हटाया भी जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो व्यक्ति का पद खाली हो जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जो अपने जिनको मज़ा नहीं आएगा, जिनकी एम्बिशन और ज़्यादा होगी कि नहीं यार मेरे को तो और कुछ करना है, मैं तो त्यागपत्र देना चाहता हूँ, तो वो भी तो हो सकता है। तो पद खाली कैसे हो सकता है, कि कार्यकाल तो बता दिया तुम लोगों ने, हम ये भी बता दो कि पद खाली किस प्रकार से हो सकता है। तो एनएचआरसी के पद रिक्ति क्या पढ़ेंगे अब, एनएचआरसी में पद खाली होना। पद खाली होना जैसे बात करें, पद खाली कैसे होगा। नंबर 1, या तो किसी व्यक्ति का क्या हो जाए, निधन हो जाए, तब सदस्य का निधन हो गया तो पद खाली हो जाएगा। या फिर क्या दे दिया जाए, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया जाए, त्यागपत्र दे दिया जाए। और त्यागपत्र किसे दिया जाएगा, ये अपने राष्ट्रपति को दिया जाएगा। त्यागपत्र किसे दिया जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है साहब, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया। अब अगर बात करें और देखें कि और क्या मामला है, और क्या मामला है कि पद से हटाया भी तो जा सकता है, हटाना, पद से हटाया भी तो जा सकता है, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट। ये कैसे होगी, रिमूवल कैसे होगा, ये भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति को ही हटाने का अधिकार है। नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी है, हटाना भी राष्ट्रपति के द्वारा ही है। अब हटाने के कारण क्या है, यहां मामला उलझेगा थोड़ा। यहां क्या है कारण, देखो जरा,
कि या तो कदाचार, अब किताबी भाषा है, क्यों भाई, पेपर में किताबी भाषा ही आएगी। मैं यहां आपको इजी कर दूंगा वर्ड कि कदाचार का अर्थ क्या होता है। कदाचार का अर्थ होता है कि अपने पद का अपने निजी हितों के लिए दुरुपयोग करना। कि आप अगर एनएचआरसी के चेयरमैन हो और आप चेयरमैन हो, फोन करके धमकी देते हो पूरे जिला प्रशासन को, भाई साहब जानता नहीं क्या एनएचआरसी का चेयरमैन हूं, ये आप अपने पद का क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। अगर ऐसी कोई हरकत आपने कर दी तो फिर उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये कदाचार होता है। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है सदस्य या अध्यक्ष में से कोई भ्रष्टाचार करेगा, अपने पद का मिसयूज करेगा, तब जाकर उन पर कदाचार माना जाएगा और कदाचार आते ही उन पर कार्रवाई हो जाएगी। कदाचार हो गया। एक अपने अक्षमता, क्या है, अक्षमता, लेकिन इन पे राष्ट्रपति हटाएगा जरूर, लेकिन कैसे हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। कैसे हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 में जांच करेगा। जांच के पश्चात, उस जांच के बाद अगर राष्ट्रपति को लगा कि हाँ भाई हटाना चाहिए, तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं कदाचार वाले मामले में। अब देखो, अब सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ कि पॉलिटी में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कॉमन सेंस के थ्रू भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको कहा जाए कि एक व्यक्ति को एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया, अरे भैया लगने वाले खूब लोग हैं, जलने वाले खूब लोग हैं, वो झूठी शिकायत कर देंगे कि भाई साहब पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो कम से कम जांच तो की जानी चाहिए ना। तो जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करवाएगा। जांच करने के बाद अगर जो रिपोर्ट सौंपेगा उसके आधार पर राष्ट्रपति हटाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला और क्या है, यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, कोई पैसे ही नहीं चुका पा रहा है, बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया होना। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो गया है, मानसिक विकृति आ गई है किसी कारण से, मानसिक विकृति है, या फिर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण कर लिया है और सवैतनिक अवकाश, सवैतनिक कार्य में लग गया है, लाभ का पद धारण कर ले कि भैया आयोग का चेयरमैन है, आयोग का सदस्य है और साथ में मजा ले रहे हैं, बाहर से पैसे कमा रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता भैया। दो नावों पे सवार नहीं हो सकते, एक नाव पे रहना पड़ेगा आपको। या तो एनएचआरसी में रहो, अगर बाहर से पैसे कमाने हैं तो त्याग पत्र दो और बाहर जाओ भैया। ठीक है, तो ये सवैतनिक कार्य है। और क्या इसके मामले में, और अपने या कोई दोषी सिद्ध हो जाए, या कोई व्यक्ति क्या हो जाए, दोष सिद्धि हो जाए, दोष सिद्धि हो जाए, सजा मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो क्या हो जाएगा, तो भी उन्हें हटाया जा सकता है। सजा होने पर तो उन्हें हटाया जा सकता है, और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो ये हटाने के कारण है, ये निधन है, ये त्यागपत्र है, ये कंप्लीट है कि पद खाली कैसे हो सकता है। यहां आपको पद खाली के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अपॉइंट कर दिया, कार्यकाल बता दिया, त्यागपत्र और हटाना हो गया। अब बात करेंगे, अब हमने सब बात कर ली। अब एनएचआरसी वाले सोच रहे होंगे भाई साहब पैसे की बात तो की नहीं, ये तो कर लो यार कम से कम। तो वेतन भत्तों के संबंध में क्या प्रावधान है, आइए चर्चा करते हैं कि एनएचआरसी के वेतन भत्ते। एनएचआरसी अध्यक्ष व सदस्यों के, अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते कि इनके जो अलाउंसेस है, जो सैलरी है, वो डिसाइड कौन करेगा, वो कहा गया है सरकार के द्वारा। कौन डिसाइड करेगा भैया, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कितने रुपए इन्हें देने हैं। ये किसका मामला है, ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि वेतन भत्ते डिसाइड केंद्र सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अलाभकारी परिवर्तन हो, नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं, तो इसमें अलाभकारी परिवर्तन जो है वो नहीं हो सकते हैं, कमी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। मतलब अब इसमें कमी नहीं की जा सकती, बाद में कटौती नहीं हो सकती, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते। अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है सब, एनएचआरसी के अध्यक्ष व सदस्य हो गए, केंद्र सरकार अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। और देख लेते हैं और क्या इनके बारे में। अच्छा एक देखो, रिपोर्ट, एनएचआरसी द्वारा रिपोर्ट, रिपोर्ट किसी सौंपी जाएगी, एनएचआरसी द्वारा रिपोर्ट किसे सौंपी जाएगी, ये रिपोर्ट अपने सौंपी जाएगी केंद्र सरकार को। किसे सौंपी जाएगी, केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, और केंद्र सरकार इसे संसद में रखवाएगी। केंद्र सरकार इसे कहां भेजेगी, संसद में रखवाएगी, संसद में प्रस्तुत करेगी। संसद में प्रस्तुत करेगी। और
इसकी रिपोर्ट पर, हालांकि इसकी प्रकृति की अगर बात करें कि आयोग सलाहकारी है, आयोग का नेचर कैसा है, सलाहकारी नेचर है, मतलब कि आयोग किसी को दंड नहीं दे सकता, आयोग किसी पर जुर्माना नहीं लगा सकता, कोई सजा का प्रावधान नहीं, कुछ नहीं कर सकता। आयोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, केंद्र सरकार को बता सकता है कि भैया इस मामले में गलत हुआ है, पीड़ित व्यक्ति है, इस पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दो, इस पीड़ित व्यक्ति के तुरंत इसको कुछ आर्थिक रूप से सहायता दो, और किसी अधिकारी ने गलत किया है तो उस अधिकारी पर दंड दो, उस अधिकारी पर कार्रवाई करो। ये सिफारिश कर सकता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, सलाहकारी होता है। तो इसकी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार क्या काम करती है, क्या नहीं करती है, वो केंद्र सरकार की डिसीजन है। केंद्र सरकार ही एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है, नहीं लेना चाहे तो नहीं लेगी, वो केंद्र सरकार के पूरे तरीके से अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन यहां ध्यान देना कि इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है, 1 महीने के अंदर अंदर इसकी वापस रिपोर्ट आयोग को भेजनी पड़ती है कि केंद्र सरकार 1 महीने में कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है, इसके बारे में आयोग को सूचित करेगी कि हाँ भैया हमने आपकी रिपोर्ट पर काम किया है। तो ये इसमें कहा गया है आयोग वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या खास बात है इसमें। चलिए, रिपोर्ट वाला है, लिख लो, चाहे इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। केंद्र सरकार आयोग की रिपोर्ट पर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के संबंध में, की गई कार्यवाही के संबंध में, की गई कार्यवाही के संबंध में 1 माह में आयोग को सूचित करेगी। केंद्र सरकार 1 महीने के अंदर ये बताएगी कि हमने 1 महीने में आपकी रिपोर्ट पर क्या काम किया है। ये किसका काम है? ये केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार ये काम करेगी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने और क्या है। अच्छा, अब देखें एनएचआरसी के काम। अच्छा, पहले एनएचआरसी की प्रकृति देख लो भैया, एनएचआरसी की प्रकृति, नेचर ऑफ एनएचआरसी, कैसा नेचर है इसका? इसका नेचर है सलाहकारी। कैसा नेचर है? सलाहकारी नेचर है, सलाहकारी प्रकृति है इसकी। मतलब इनकी सिफारिशों को मानना या ना मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। सलाहकारी प्रवृत्ति है। सलाहकार कैसा? जैसे सलाह, कैसी सलाह देगा? पीड़ित को मुआवजे अथवा तत्काल अंतरिम सहायता हेतु सिफारिश, सहायता देने हेतु सिफारिश करना। लोक सेवक, दोषी लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करना। दोषी लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करना कि कार्यवाही करो भैया, जिस अधिकारी ने गलत किया है उसके खिलाफ अपने कार्यवाही करो, खिलाफ कार्यवाही करना, ये इसका काम है। मतलब इसके आगे लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे? केवल सिफारिश कर सकता है। केवल सिफारिश कर सकता है, केवल सिफारिश कर सकता है भैया। तो ये केवल सिफारिश का ही मामला है, यहाँ पूरा मामला किसका है? सिफारिश का है। हो गया वाला, प्रकृति है। अच्छा, और क्या है एनएचआरसी के बारे में, और क्या पॉइंट है? देखिए एनएचआरसी के जब स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेंगे ना, जब 1, 2, 3 या 4, फिर पूछेगा 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, ऐसे जब स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसी लाइनें देखने को मिलेंगी। जनरली नहीं पूछा जाता, जनरली नहीं पूछा जाता कि सलाहकारी प्रकृति है या नहीं। ये आपके जो 1, 2, 3, 4 जो बनेगा उसके अंदर आपको एक लाइन मिलेगी कि आयोग का नेचर जो है वो सलाहकारी है, बिल्कुल सलाहकारी है, याद रखेंगे। और क्या बात है अभी देखो, आयोग के पास खुद का जांच दल होता है। अगर एनएचआरसी के बारे में बात करें तो एनएचआरसी के पास सिविल न्यायालय की, दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं। इनके पास क्या होती है? सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां इनके पास होती है। अब आप कहोगे सिविल कोर्ट क्या होता है? पहले तो हिंदी देख लो इसकी, हिंदी में क्या कहते हैं? दीवानी न्यायालय।
दीवानी न्यायालय का मतलब, सिविल कोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर लगे, इन्हें आयोग को लगे कि एक ऐसा मामला है मानवाधिकारों के उल्लंघन का जिसमें एक व्यक्ति दोषी है या एक व्यक्ति के दोषी होने की संभावना है, तो आयोग उस व्यक्ति को एक समन जारी करेगा, एक लेटर जारी करेगा कि प्लीज आप आइए, हमें इसकी सफाई दीजिए। तो समन करना, किसी को बुलाना, तो किसी को बुला सकता है। यदि किसी सरकारी अधिकारी के पास कोई डॉक्यूमेंट है जो किसी केस को सोल्व करने के लिए चाहिए, तो ये कोर्ट, ये आयोग जो है वो उससे, अधिकारी से डॉक्यूमेंट ले सकता है, ये इसके पास पावर है। मतलब सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करना, ये इसकी पावर है। तीसरा, किसी व्यक्ति से हल्फनामे पर, किसी व्यक्ति से ये डॉक्यूमेंट फिल करवा के सबूत के तौर पर भी स्वीकार कर सकता है, ये भी इसके पास पावर है। तो ऐसी पावर वाले कोर्ट को, ऐसे पावर वाले आयोग को क्या कहते हैं कि इसके पास दीवानी न्यायालय की क्या है, शक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या पावर है इनके पास? स्वयं का जांच दल होता है। क्या होता है? स्वयं का जांच दल होता है। जांच दल होता है। इनके पास स्व प्रेरणा की शक्ति होती है, स्व संज्ञान, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है इनके पास। तो स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है कि अब मान लो स्वतः संज्ञान बोले तो जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई खबर आ गई कि मजदूरों के बच्चों के साथ कुछ गलत हो गया, वो अपने आप इस कटिंग को ही क्या मान लेंगे, केस मान लेंगे और जांच शुरू कर देंगे कि बताइए क्या मामला है। जैसे अक्सर होता है महिलाओं के खिलाफ जब भी कोई मामला उठता है, तो महिलाओं के खिलाफ जब भी कोई गलत घटना घटित होती है, तो ऑटोमेटिक ही आयोग संज्ञान लेता है, ऑटोमेटिक ही इस मामले में इंटरफेरेंस करता है और जांच करता है कि कहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, ये जांच करता है। क्लियर है? तो सिविल न्यायालय वाला याद रखोगे। अर्थ क्या होता है? अर्थ मैंने आपको बताया कि भैया समन कर सकता है, किसी को बुला सकता है, सरकारी दस्तावेज ले सकता है, सबूत के तौर पे हल्फनामे पे साइन करवा सकता है। तो ये कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है। प्रकृति पढ़ ली अपन ने, वेतन भत्ते पढ़ लिए हैं, रिपोर्ट पढ़ ली है। अब एक पॉइंट रह गया है, क्या कार्य? एनएचआरसी करता क्या है? मामला इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, सरकार ने बना रखा है, तो एनएचआरसी के काम भी तो बताओ जरा क्या है। फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी क्या है? फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी है कि क्या काम करता है। सबसे पहला, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। संबंधित मामलों की जांच करना। जांच करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। तो क्या लिखेंगे? 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं। 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं। मुझे लगता है ये समय अवधि थोड़ी कम है। कई बार होता क्या है, क्योंकि अपनी इंडियन सोसाइटी बड़ी क्लोज सोसाइटी है, इतनी ओपन सोसाइटी नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ और वो व्यक्ति रैंडमली जाके बोल दे। अपने जीवन में ही ले लो, कई बार अपने साथ, चाहे अपने बच्चे हों या अपने अब हैं, कई बार अपने साथ गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन 1-2 महीना सोचने में ही निकाल देते हैं कि शिकायत की जाए कि नहीं की जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, क्या किया जाए। तो 1 वर्ष कहीं ना कहीं अवधि थोड़ी कम है, ये इस आयोग की सीमा है। इस आयोग की शक्तियों पर एक लिमिट लग जाती है कि भैया आप 1 साल तक ही काम कर सकते हो। अगर कोई मामला किसी कारणवश, कि जैसे महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा होता है, महिलाएं और बच्चे वो खुलकर अपनी बात बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अपनी सोसाइटी में ऐसा माहौल नहीं है कि वो खुलकर बता पाएँ। तो इसके लिए क्या होता है कि उनके लिए समय अवधि क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें समय को बढ़ाया जाना चाहिए। ये आयोग की एक लिमिटेशन है जो इसकी शक्तियों को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, संसद द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की, मानवाधिकार संबंधी कानूनों की जांच करना। संबंधी कानूनों की समीक्षा करना। कानूनों की समीक्षा करना। फिर कारावास जो है, जेल जो है, जेलों का निरीक्षण करना। जेलों का निरीक्षण करना, यह भी किसका काम है?
निरीक्षण करना, ये बड़ा अच्छा इसका काम है। जेलों का निरीक्षण करना, पुलिस थानों में जो कैदी बंद हैं या जेल में जो कैदी हैं उनका निरीक्षण करना और ये सुनिश्चित करना कि उन कैदियों के साथ, माना उन्होंने अपराध किया है लेकिन मनुष्य होने के नाते भोजन तो वो भी डिजर्व करते ही है ना, तो वो भोजन उन्हें समय पे मिल रहा है क्या, वो भोजन की क्वालिटी कैसी है, अच्छा खासा ठीक ठाक भोजन मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उन्हें पनीर खिलाओ और ऐसा भी नहीं कि उन्हें पानी में ही रखे रखो। ठीक ठाक भोजन उन्हें मिलना चाहिए, जो मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है वो भोजन मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखना किसका काम है, ये मानवाधिकार आयोग का काम है, जो जेलों में जाते हैं अक्सर निरीक्षण करते हैं कि भैया मामला क्या है, कि कैदियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो ये इनका काम है। फिर इसमें और क्या काम आ जाएगा कि मानवाधिकार के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करना, कि नई नई खोज करना, नए नए नवाचार जो हैं, नवाचारों को बढ़ावा देना, कि मानवाधिकारों को बचाने के लिए, मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और किस प्रकार के काम किए जा सकते हैं उन पर लेकर रिसर्च करना। तो क्या है, एनएचआरसी में मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास, R&D, शॉर्ट में याद कर लो R&D। फिर एक और काम क्या होगा, एक और काम होता है मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाना, टू स्प्रेड अवेयरनेस रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। तो ये जागरूकता लाना है इनके प्रति। किसी भी आयोग के काम जो हैं वो आपको यूं किताबों की तरह रटने नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछनी है। क्या कि भैया किसी के मानवाधिकार उसे मिल नहीं पा रहे हैं, कौन सा आयोग आएगा, एनएचआरसी, उल्लंघन की जांच करेगा, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं भैया, क्या मामला है, जांच करेगा। दूसरा कि संसद ने जो कानून बना रखे हैं कहीं उन कानूनों में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो मानवाधिकारों के अगेंस्ट हो, उसकी समीक्षा करना, रिव्यू करना उसको। तीसरा, जेलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है, जैसे एक जेल में क्षमता से अधिक कैदियों का भरा होना, उन्हें उचित खाना नहीं मिलना, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं होना, या इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं वो अपने क्या करना है, वो निरीक्षण करना है। मानवाधिकारों से संबंधित R&D करना है, नए नए तरीके खोजना है और साथ में लोगों को बताना है कि भैया आपके मानवाधिकार हैं और इन अधिकारों के उल्लंघन पर ये हो सकता है। इन सब के बारे में जागरूकता लाना किसका काम है, ये अपने एनएचआरसी का काम है। क्लियर है, एनएचआरसी के काम पढ़ चुके हैं अपन। देख लेते हैं एक बार, कोई पॉइंट छूट नहीं गया वो भी अपना देख लेते हैं एक बार ना। काम पढ़ लिए, प्रकृति में हो गया है, हो गया है, ठीक है। अभी अब अपने बात करेंगे किसकी, अब अपने बात करते हैं वर्तमान में जो डेटा है, डेटा की चर्चा करते हैं कि एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष कौन थे। लिखो जरा, एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। वो इसके पहले अध्यक्ष थे। कब से कब तक रहे, 12 अक्टूबर 1993 से लेकर दिसंबर 1996 तक रहे थे। 12 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 1993 से 1996। पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, एनएचआरसी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरमैन कौन रहे हैं एनएचआरसी के, शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल रहे हैं। अच्छा, कार्यवाहक अध्यक्ष वाला मामला क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष वाला मामला क्या है, देखो जरा कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। और किस में से होती है, सदस्यों में से ही होती है। राष्ट्रपति ही सदस्यों में से क्या बना दिए जाते हैं, अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक आप कोई एक सदस्य को राष्ट्रपति डिसाइड कर लेते हैं और कहते हैं आप ही क्या करते रहो, इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते रहो। जैसे अभी हाल ही में अपने जो बने हैं, अभी अपने रामा सुब्रमण्यम जी जो हैं वो अपने अध्यक्ष बने हैं। लेकिन उससे पहले विजय सयानी जो है एक महिला, वो अपने अध्यक्षा थी पहले किसकी, एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में चर्चा में रही है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष।
आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और खास बात कि ये करंट होता है हमेशा, कि आपको जब भी आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले एक बार आप इसको रिव्यू करके जाएंगे। पेपर से 10 दिन पहले एक लिस्ट, इस लिस्ट को दोबारा अपडेट करोगे। जितने भी आयोग पढ़ोगे उन आयोगों के अध्यक्ष जो होंगे उनके एक बार नाम पेपर से 10 दिन पहले अपडेट करोगे, अपने रजिस्टर में एक बार वेरीफाई करोगे। क्योंकि कई बार करंट पढ़ते हैं अपन, कई बार कई बच्चे करंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से इनके अध्यक्ष कब चेंज हो जाते हैं ये पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ ध्यान देंगे कि हमें इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम कौन से अध्यक्ष हैं? 9वें अध्यक्ष हैं। कब बने हैं? 30 दिसंबर 2024 से। किसके स्थान पर बने हैं? अरुण मिश्रा के स्थान पर। अरुण मिश्रा के स्थान पर। और ये अगर कहें अरुण मिश्रा जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2021 से 2024 तक ये इनका कार्यकाल रहा है। हालांकि कुछ महीनों से ये पद खाली था, जो अपने वर्तमान अध्यक्ष का पद जो है एनएचआरसी के चेयरमैन का पोस्ट जो है वो कुछ समय से, पिछले कुछ समय से खाली था। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि अरुण मिश्रा जी के बाद पद खाली हुआ। मैंने जैसा कि कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। कौन कार्यवाहक अध्यक्ष थे? लिख लो चाहे, इनसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष अध्यक्षा रही है। कौन रही है? विजया सयानी। विजया सयानी जी जो है वो अपने अध्यक्षा रही हैं। इसकी कार्यवाहक अध्यक्षा, उनके स्थान पर अब वी रामास्वामी है। लेकिन परमानेंट पोस्ट किसकी खाली हुई थी? अरुण मिश्रा जी की खाली हुई थी। तो उनका नाम क्या है? अरुण मिश्रा जी के स्थान पर वी रामा सुब्रमण्यम जो है वो अध्यक्ष बने। क्लियर है? ये कार्यवाहक अध्यक्ष वाला डेटा आ गया। अध्यक्ष के वर्तमान आ गए, पहले आ गए। कोई महिला अभी तक इसकी अध्यक्ष प्रॉपर फुल टाइम के लिए नहीं बनी है। अगर बनी होती तो अपन उसका नाम, उनका नाम भी लिख लेते। तो यहां तक अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? पढ़ लिया अपन ने चीजें। अब मैं आपको ब्रीफ कर दूं 1 मिनट में कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक बार देख लीजिए, ब्रीफ कर देता हूं फटाफट से, रिवीजन हो जाएगा आपका साथ में। देखो जरा, रिवीजन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। एक बार रिवीजन मैं सिर्फ 2 मिनट होंगे, 2 मिनट में अपन ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले मानवाधिकार क्या होते हैं, ह्यूमन राइट होते क्या हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो जीवन को सम्मान पूर्वक जीने के लिए जरूरी हैं, या मनुष्य होने के लिए जरूरी हैं, मनुष्य के रूप में दिखने के लिए, जीने के लिए जरूरी हैं, वो क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं। विश्व में सबसे पहले चर्चा किसने की थी? यूएन ने करी थी 10 दिसंबर 1948 को। कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है। यूएन ने चार्टर जारी किया था। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व में चर्चा हो गई। फिर विश्व में एक तो 1948 में 10 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई थी, और एक 1991 के पेरिस सम्मेलन के अकॉर्डिंग ही भारत में इसका गठन किया गया था। पेरिस सम्मेलन भारत में गठन कब किया गया था? 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 को गठन होता है, और इसका गठन नई दिल्ली में किया गया था। गृह मंत्रालय के अंडर ये आता है। बात करें संरचना में 1+5+7, 1+5+7 इसमें सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। 5 कौन होंगे इसमें? एक्सपर्ट 5 कौन होंगे? एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 3 विशेषज्ञ होंगे जिनमें से एक महिला जरूरी है। 7 कौन होंगे? मेंबर होंगे। 7 पदेन सदस्य होंगे, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, महिला, और एक अपने दिव्यांगजन, और एक बाल आयोग जो है, उनके सबके सदस्य इसमें आएंगे। उनके अध्यक्ष जो हैं वो मेंबर बनेंगे। संरचना हो गई साहब। और क्या देखो, नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और कितने सदस्यों की समिति पर करेंगे? 6 सदस्यों की समिति होगी। इस समिति में राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जबकि PM इसके अध्यक्ष होते हैं, और गृह मंत्री होते हैं साथ में। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, रिटायरमेंट के बाद आप अंडर में, सरकार के अंडर में काम नहीं करोगे, ये हो गया इसके अंदर, ठीक है साहब। और क्या हो गया, नियुक्ति के बाद कार्यकाल 370, कार्यकाल कितना है 370 है, पहले कितना था 570 था, 2019 में चेंज कर दिया है। हटाना, अब पद खाली कैसे होगा, या तो निधन हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, त्यागपत्र किसे जाएगा, राष्ट्रपति को जाएगा भैया, त्यागपत्र किसे भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को। जबकि हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। काम क्या, क्यों हटाएगा राष्ट्रपति, कदाचार हो, मतलब पद का दुरुपयोग किया हो, अक्षमता हो, इनमें तो न्यायालय की जांच होगी। इसके अलावा दिवालिया हो जाए, मानसिक रूप से विकृत हो जाए, या सजा, कोर्ट सजा सुना दे, या फिर अभी बाहर कोई लाभ का पद धारण कर ले, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति हटा सकते हैं, बिना जांच के ही हटाया जा सकता है, ठीक है साहब। प्रकृति, इसका वेतन भत्तों की बात करें तो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन डिसाइड करने के बाद उनमें कमी नहीं करेगी, तो ये भी ध्यान देना। फिर आगे रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगी, केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद में रखेगी और 1 महीने के अंदर अंदर आयोग को वापस बताएगी कि हमने आपकी रिपोर्ट पर क्या काम किया है। इस रिपोर्ट की प्रकृति कैसी है, सलाहकारी है, मतलब सिर्फ सिफारिश कर सकती है, चाहे वो पीड़ित को मुआवजा दिलाना हो या फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना हो, सब सिफारिश ही हो सकती है, सजा देने का अधिकारी से, जुर्माना लगाने का अधिकारी से नहीं है। फिर आगे और बात करें, अच्छा इसमें और क्या चर्चा रह गई, ये अपने बात करें तो सलाहकारी हो गया। फिर काम क्या है, कार्य क्या है, कार्य क्या है, उल्लंघन के मामलों की जांच करो, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करो, लेकिन 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं हो सकती। और आगे क्या है कि इसमें संसद ने जो कानून बनाए हैं उनमें देखो कोई कमी तो नहीं है। तीसरा कि अपने और बात करें, तीसरा इसमें क्या लिखा है, अपन ने तीसरा इसमें लिखा है कि जो जेल जो है, जेलों का निरीक्षण करो और उसके बाद आप निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपो सरकार को। और फिर अपने पढ़ा कि नए नए नवाचार करो, और साथ में लास्ट में क्या पढ़ा कि जागरूकता लेकर आओ, यही पढ़ा। अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट और लिखना बाकी है, वो और लिखिएगा। कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट और लिखना है, वो पॉइंट कौन सा लिखोगे, जल्द लिखो। HL दत्तू, HL दत्तू कौन रहे हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं, NHRC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। दत्तू NHRC के पूर्व अध्यक्ष, NHRC के क्या रहे हैं, NHRC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अपने कौन रहे हैं, दत्तू साहब रहे हैं। इन्होंने NHRC को दंत विहीन बाघ या फिर कागजी शेर, कागजी शेर की संज्ञा दी है कि NHRC जो है भैया, वो NHRC सिर्फ दिखाने को ही है, डराने को ही है, बाकी कोई पावर नहीं है। दंत विहीन बाघ भी, अरे टाइगर है लेकिन टाइगर के दांत ही नहीं होंगे तो टाइगर क्या कर लेगा हमारा। बाघ है, कैसा बाघ है, कागजों में ही दिखने वाला। शेर है, कैसा, कागजों में ही दिखता है, बाहर में ऐसा कोई शेर है नहीं। तो इसने कहा अरे पावर तो दो। इनका सिंपल सा अर्थ क्या है कि मानवाधिकार को जुर्माना लगाने की, सजा देने की पावर तो दो। अब रिपोर्ट करके छोड़ देता है, सरकार गौर ही नहीं करती है, सरकार 3-3 महीने 6-6 महीने तक गौर नहीं करती है, तो ये क्या तरीका है। तो इसलिए कहा गया है कि ये दंत विहीन बाघ है, ये कागजी शेर है। HL दत्तू साहब ने कहा है, जो अपने इसके अध्यक्ष रहे हैं। और अध्यक्ष की बात करें, अच्छा कब से कब तक रहे हैं, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2016 से 2020। क्लियर है, तो ये एक लाइन रह गई थी इसमें, ये पढ़ लिया, बाकी वाला रिवीजन हो गया। ये था अपना आयोग, अरेंज्ड फॉर्म में है, पूरा का पूरा अरेंज्ड फॉर्म में है। देखिए क्या से शुरू किया, आप कहीं भी निकालिए इस पूरे फॉर्म को, पूरे फॉर्म को, पूरा एक फॉर्मेट है, इस पूरे फॉर्मेट में डाला गया है। और अपन सभी आयोग जो पढ़ रहे हैं अपनी इस आयोग की सीरीज में, सारे आयोग जो हैं वो एक फॉर्मेट में ही आपको मिलेंगे। कोई भी आयोग उठाइएगा को फॉर्मेट में मिलेंगे, बैकग्राउंड से लेके वर्तमान तक, कि कैसे यात्रा शुरू होती है, किस कारणों से शुरू होती है और अब तक कैसे यात्रा कंप्लीट होती है। ठीक है, इसी के साथ अपनी इस लेक्चर की यात्रा भी समाप्त होती है। बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, मिलते हैं एक नए आयोग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें अपने साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। और रिवीजन करना ना भूलिएगा, रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, रिवीजन के बिना विद्यार्थी के लिए कुछ भी संभव नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।